Hello students, welcome to my channel Education Life. Myself Rishika and here is the video for you. And guys, in this video we are going to see your lesson of history, that is empowerment of women and other weaker section part 2. And guys, मैंने इस पर part 1 explanation already अपने channel पर upload कर दिया है, जिसके link आपको description में मिल जाएंगे. And if you like the video, please press the like button and share my video. And if you are new to my channel, please subscribe my channel. So let's start with the video now. So our next topic is laws for women. लॉज मतलब कानून. ओके जो वुमेन्स के लिए जो कानून लाए गए वो यहाँ पर आप पढ़ोगे. द लॉ इनैक्टेड इन 1952 रिकॉग्नाइजेज वुमेन्स राइट टू एलिमनी एंड देयर शेयर इन द फादर्स प्रॉपर्टी. इनैक्टेड का मतलब मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ. टू पास अ लॉ, जब भी कोई भी एक कानून पास होता है. सो ये लॉ कब लाया गया था? 1952 में, जिसे रिकॉग्नाइज मतलब आइडेंटिफाई हुआ वुमेन्स का राइट, मीन्स जो औरतों का जो हक होता है, राइट टू एलिमनी. एलिमनी मतलब होता है ना, जब भी अगर कोई किसी को डाइवोर्स करता है, ओके, या वाइफ या हस्बैंड डाइवोर्स होते हैं, तो उनको उसके बदले में कुछ पैसे देने पड़ते हैं. ओके, अगर हस्बैंड ने वाइफ से डाइवोर्स ले लिया या तलाक ले लिया तो वो लोग कुछ पैसे उनको मंथली बेसिस पे या फिर जैसे कोर्ट डिसाइड करती है वैसे उनको देना पड़ता है. तो औरतों का हक है उस पर, वो उस लॉ ने आइडेंटिफाई किया. उनका शेयर मतलब उनका हिस्सा अपने फादर के प्रॉपर्टी पे. ऐसे होता था ना कि जैसे कि अगर किसी के भी फादर है, अगर उनके बेटे हैं और बेटियां हैं, या बेटे हैं और बेटी हैं, तो सिर्फ बेटे को ही सारा प्रॉपर्टी चले जाता था. अब वैसा नहीं है, अब वुमेन्स का भी उसमें हक होता है. हर राइट टू स्त्री धन वॉज रिकॉग्नाइज्ड. स्त्री धन मतलब कि जो स्त्री है, जो वुमन है, उसका भी हर जगह उसका भी शेयर है, उसका भी राइट हर चीज़ में है. ओके, तो उसकी राइट उन्हें पता मीन्स इस लॉ के ज़रिए पता चली. पॉलीगेमी वॉज मेड इलीगल एंड वुमेन जस्ट लाइक मैन गॉट द राइट टू स्यू फॉर डाइवोर्स. सो पॉलीगेमी मतलब होता है ना, जब सी इन द हिंदू एक्ट, एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट, आप एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते हो. यस, अगर कोई भी मैन एक से ज़्यादा शादी करता है सो उसे पॉलीगेमी कहते हैं. सो इसे इलीगल किया गया, ओके, अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट. और वुमेन्स को मेंस की तरह ही उनको भी राइट दी गई कि आप भी, वुमेन्स भी क्या कर सकती हैं, डाइवोर्स के लिए स्यू मतलब होता है ना, सू मतलब कोर्ट में चैलेंज करना. यस, कोर्ट जाकर मुकदमा दर्ज करवाना. यस, हम कभी अगर आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, कुछ भी हमें अगर कुछ लीगली हमें जाना है तो हम कहाँ जाते हैं? कोर्ट जाते हैं. सो वुमेन्स को भी ये हक मिला. इट वॉज अ लॉ दैट टुक वन स्टेप फॉरवर्ड कंसर्निंग वुमेन्स इशूज़ ओवर द फॉलोइंग डिकेड. सो ये जो लॉ था, इसने क्या किया? एक स्टेप आगे बढ़ाया. कंसर्निंग मतलब अबाउट, ओके, वुमेन्स इशूज़ ओवर द फॉलोइंग डिकेड मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स. सो 10 सालों से इस लॉ ने क्या किया है? वुमेन्स के जो हक होते हैं, वुमेन्स के जो इश्यूज़ होते हैं, जहाँ पर उनको अपना राइट मिलना चाहिए, वो इस लॉ ने बताया. The Dowry Prohibition Act of 1961 made both giving and taking of dowry a cognizable criminal offense. So, dowry आप समझते हैं दहेज. यस, इसको प्रोहिबिट करना, इसको ख़त्म करने वाला एक एक्ट आया 1961 में, जिसमें क्या था? आप ड्राउरी दहेज ना दोगे ना लोगे, और अगर ऐसा कोई करता है तो ये कॉग्निजेबल मतलब जिसे कोर्ट में आप चैलेंज कर सको. यस, जिसके खिलाफ आप रिपोर्ट कर सको. ये क्रिमिनल ऑफेंस हो गया. ऑफेंस मतलब क्राइम होना है, और क्राइम हो गया ऑफेंस. यस, ये एक कानूनी गैर कानूनी है अगर कोई दहेज लेन देन करता है तो. दिस dismantled द ड्राउरी ट्रेडिशन बाय इट्स रूट्स एंड फर्दर इनकरेज द सोशल मूवमेंट. सो डिसमेंटल्ड मतलब कि डिस्ट्रॉय कर देना. इससे क्या हुआ? जो ये ड्राउरी का ट्रेडिशन था, ये प्रथा थी जो दहेज लेने का, इससे क्या किया? रूट से मतलब से जड़े से उखाड़ दिया गया. किसके वजह से? ये लॉ की वजह से. जब ये एक्ट आया, ये लॉ आया 1961 में, तो इसने क्या किया? ड्राउरी दहेज का जो ट्रेडिशन है उसको जड़ों से उखाड़ दिया. और सोशल मूवमेंट, और जो वुमेन्स है, जो स्त्रियां हैं, जो औरतें हैं, उनको और इनकरेज करने के लिए, और ये मूवमेंट, सोशल सामाजिक मूवमेंट को और इनकरेज करने के लिए इसने काम किया. द लॉ alleviated the distress to women caused by the undesirable tradition of dowry. तो alleviated मतलब lighten, ओके, हल्का करना. तो इस लॉ ने क्या किया? वुमेन्स को जो डिस्ट्रेस होता था, यस, सो इस लॉ ने जो वुमेन्स को जो डिस्ट्रेस होता था, मतलब जो भी आप
देखते होंगे जो ये ड्राउरी की वजह से, दहेज की वजह से जो भी औरतों पर यस अत्याचार किए जाते थे, उनको मारा पीटा जाता था घर पर, या फिर उनको दुत्कारा जाता था, यस उनके से अच्छे बिहेव नहीं किया जाता था अगर उनके घर से अच्छा उनको दहेज नहीं मिला तो इस लॉ ने इस चीज़ को लाइट किया। यस जो अनडिज़ायरेबल मीन्स अनप्लीजेंट ट्रेडिशन था, यस जो प्रथा थी ये ड्राउरी की, उसे ख़त्म किया। The Maternity Benefit Act, which gave women the right to get leave from work at the time of childbirth, also came into force in 1961. So मैटर्निटी लीव आप सुनते होंगे। मैटर्निटी लीव मतलब होता है ना, जब भी कोई भी वुमेन अगर एक बेबी को एक्सपेक्ट करती है, अगर उसे बेबी होने वाला है, सो उन्हें मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट के तहत उन्हें लीव दी जाती है काम से। अगर वो वर्किंग वुमेन है तब उन्हें मैटर्निटी लीव मिलती है कि वो अपने काम से छुट्टी लें और अपने बच्चे के साथ वो रह सके, यस उसके चाइल्ड के बर्थ के टाइम। सो गवर्नमेंट ये लीव उन्हें देती है यस काम से। सो ये भी कब फोर्स में आया, आप याद रखना कब ये एक्ट आया, 1961 में। ओके, सो नेक्स्ट इज अवेयरनेस अगेंस्ट द ड्राउरी ट्रेडिशन। ओके, अवेयरनेस मतलब जागरूकता लाना। ड्राउरी का जो ट्रेडिशन था, ड्राउरी मतलब दहेज, और ट्रेडिशन जो प्रथा थी उसके खिलाफ जो अवेयरनेस लाया गया, ओके दैट इज इन इट। इवन आफ्टर द enactment of the anti-dowry law, incidents like woman burns to death as sari pallu catches fire while cooking, and woman slips into well while washing clothes, drowns and dies, continue to be reported. So enactment मतलब पासिंग होता है। ओके, ये लॉ के आने के बावजूद भी, एंटी ड्राउरी लॉ के आने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो रहे थे, जैसे कि वुमेन्स लोग जल जाती थी, उनके साड़ी या पल्लू, यस कुकिंग करते टाइम फायर अगर उनमें आग लग जाती थी वो मर जाती थी, या फिर वुमेन्स कुएं में स्लिप होके उनका पैर स्लिप कर गया, यस जब वो कपड़े धो रही हैं तो उनका कुएं के पास पैर स्लिप कर गया और वो ड्रोन्स मतलब वो बह गई उनमें और मर जाती थी, ये रिपोर्ट होने लगी। Investigation still revealed dowry to be the most frequent cause of such death. फ्रीक्वेंट मतलब ऑफेंड। तो जब इन्वेस्टिगेशन की गई इस चीज़ को तहकीकात की गई इस चीज़ की, तो क्या पता चला कि ड्राउरी के बहुत सारे केसेस अभी भी हैं, और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही थी, ये डेथ क्यों हो रही थी, ड्राउरी की वजह से ही होती थी। ओके, द रोल ऑफ द पुलिस, द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द जुडिशरी वर हाईलाइटेड. This created greater awareness. As a result, the Dowry Prohibition Amendment Act came into force in 1984. So इस पे बहुत सारा, अगर कहीं पे भी गलत हो रहा है, यस अगर कुछ भी इलीगल चल रहा है, तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का जो है, यस जो जुडिशरी है, जो कोर्ट है, उसके वो थोड़ा हाईलाइट में आ जाता है, यस उनके सब क्वेश्चंस करने लगते हैं कि वाई यस ऐसा क्यों हो रहा है। सो ये इससे बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस आया, बहुत ही लोगों को, में जितने वहाँ की पुलिस होगी, एडमिनिस्ट्रेशन थे हमारे कंट्री के, जुडिशरी, यहाँ पर बहुत ही अवेयरनेस आया, यस सबको बहुत। एंड एज ए रिज़ल्ट उसका क्या हुआ, ड्राउरी प्रोहिबिशन अमेंडेड मीन्स, देखो अमेंडेड एक्ट मतलब होता है कोई भी एक्ट पहले आ चुका है, जैसे कि आपने ऊपर ही पढ़ा ड्राउरी प्रोहिबिशन एक्ट पहले भी आ चुका था, इसमें कुछ चेंजेस कर इसको फिर से 1984 में लाया गया, तो उसे ड्राउरी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। इन 1988 2209 वुमेन डाइड विक्टिम टू द ड्राउरी ट्रेडिशन। सोचो 1984 में लाने के बावजूद भी, ये एक्ट लाने के बावजूद भी, लॉ लाने के बावजूद भी 1988 में जब केस वगैरह दर्ज किए गए होंगे, तब के टाइम 2209 वुमेन्स ने, मतलब उनकी मौतें क्यों हुई थी, सिर्फ ड्राउरी की वजह से। इन 1990 द नंबर ऑफ ड्राउरी डेथ्स वर 4835 एंड इन 1993 इट वाज 53777। सो आप देख सकते हो जैसे जैसे साल बढ़ रहा है और केसेस बढ़ते जा रहे हैं। दिस नंबर्स विल इम्प्रेस अपॉन यू द सिंसियरनेस ऑफ द इशू। सो आप इस नंबर से देख सकते हो कि ये मैटर कितना सीरियस था। यस, वुमेन्स के डेथ और बढ़ते ही जा रहे थे साल तर साल। नेक्स्ट इज फैमिली कोर्ट। So family courts 1984. Family courts were established to resolve conflicts arising. Conflicts मतलब फाइट होता है, यस आप याद रखना, कॉन्फ्लिक्ट फाइट को कहते हैं, झगड़े लड़ाई जो होते हैं arising out of differences within marriage and domestic problems, as well as issues such as alimony, single parenthood,
separation, care of children and ownership which are related to the family situation. सो बेसिकली फैमिली कोड को क्यों लाया गया था, ये क्या करते थे फैमिली के जो बीच में ये जो झगड़े लड़ाई वगैरह हो जाते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं मैरिज को लेकर या फिर कोई डोमेस्टिक कोई नॉर्मल सा प्रॉब्लम होगा, जैसे कि एलिमनी मैंने आपको पहले भी बताया था, यस डाइवोर्स के टाइम जो मनी देना पड़ता है, सिंगल पेरेंटहुड, सेपरेशन, ओके दैट इज़ ऑल्सो डाइवोर्स टाइप, केयर ऑफ चिल्ड्रेन, यस बच्चों का केयर कौन करेगा, उनकी ओनरशिप, ये सारे रिलेटेड क्या होती है फैमिली सिचुएशन के, सो इससे डील करती थी फैमिली कोड. दिस फैमिली कोड्स गिव प्रायोरिटी मीन्स इंपॉर्टेंस टू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ओवर विटनेसेस एंड एविडेंस एंड टू काउंसलर ओवर लॉयर. सो बेसिकली आपने देखा होगा अगर हम कोर्ट की बात करें, हम लीगली बात करें, तो क्या आपने सुना भी होगा कि कानून क्या करता है, कानून कोई भी बिना भावुक या इमोशनल बातें नहीं मानता है, उसे सिर्फ एविडेंस और विटनेसेस चाहिए, यस जो आंखों देखी चीज़ें हो उस पर वो विश्वास करता है. लेकिन फैमिली कोर्ट में क्या होता है, इससे उल्टा है, उसमें वो लोग विटनेसेस पे नहीं, लॉयर्स पे नहीं, वो ज़्यादा कंसर्न किस पे देते हैं, किस पे वो ज़्यादा प्रायोरिटी इंपॉर्टेंस देते हैं कि कैसे भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मीन्स आपस में बातें कर वो चीज़ सॉल्व हो जाए. Emphasis means special attention. Special attention is on resolving issues quickly but justly. Justly means honesty से. Means उनका क्या काम रहता है, special attention क्या रहता है कि जो भी issue है, जो भी मैटर है वो फर्स्ट अच्छे से जल्दी ही वो ख़त्म हो जाए और ऑनेस्टली हो. ओके, नेक्स्ट इज ट्रेल evolving alimony 1985. A fixed amount paid to a married woman for her upkeep by the husband who has divorced her is called alimony. मैंने आपको बताया कि एक फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ता है एक मैरिड वुमेन का फॉर हर अपकीप मीन्स वो आगे अपनी लाइफ कैसे चला पाएंगी, उसके लिए हस्बैंड को अगर वो डाइवोर्स दे रहे हैं अपने वाइफ को तो उनको एक फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ता है. इन द केस ऑफ मोहम्मद अहमद खान वर्सेज शाह बानो बेगम. ओके, ये केस हुआ था मोहम्मद अहमद खान versus Shah Bano Begum. The Supreme Court gave the verdict. Verdict means decision of court. Okay, that Shah Bano Begum had the right to alimony. So ये लोग इन्होंने फाइल किया होगा, यस शाह बानो बेगम ने कि मुझे एलिमनी चाहिए, एलिमनी मनी की ज़रूरत है. तो कोर्ट ने क्या पाया कि शाह बानो को राइट है, उनका हक है एलिमनी के लिए. However, religious organization protested वर्सिफरसली मतलब होता है आप अपना ओपिनियन जो बहुत ही लाउडली यस एकदम प्रोटेस्ट करके स्ट्राइक करके करते हो, दैट इज वर्सिफरसली अगेंस्ट द वर्डिक्ट. वर्डिक्ट मतलब डिसीजन. ओके, सो जब ये डिसीजन कोर्ट ने लिया तो ये जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने बहुत ही प्रोटेस्ट किया, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई. ओके, इसके खिलाफ हो गए वो. एज अ रिजल्ट द मुस्लिम वुमेन एक्ट प्रोहिबिशन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स वॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट. सो पार्लियामेंट के इसकी वजह से पार्लियामेंट में मुस्लिम वुमेन एक्ट करके जिसके तहत डाइवोर्स के टाइम उनको राइट होने चाहिए एलिमनी के लिए, ऐसा एक्ट पास किया गया. नेक्स्ट इज द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट. सो दिस इज़ द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट. तो सती आप सब जानते होंगे, सती प्रथा आपने सुना भी होगा बहुत टाइम से. यस, सती प्रथा क्या होती थी, जब अगर किसी भी कोई भी मैरिड वुमेन है, अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, यस सो अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन में, सो अगर जब वो उनको जब उनको लेकर जाते हैं वो लोग अंतिम संस्कार के लिए, जब उनको जलाया जाता है उनकी बॉडी में, तब उन्हें उसमें कूदना पड़ता था. ओके, दैट इज़ अ सती प्रथा. सो ये बहुत ही डेंजरस था. ऑन 4 सितंबर 1987 रूप कन्वर अ मैरिड वुमेन कमिटेड सती. सो क्या हुआ, 4 सितंबर 1987 को रूप कन्वर नाम की एक वुमन थी जो कि मैरिड थी, उन्होंने सती कमिट किया था. शी डिड नॉट डू दिस ऑफ हर ओन फ्री विल, शी वॉज कोरेस्ड इनटू डूइंग सो. ओके, सो जब इस केस को स्टडी की गई होगी, इसे इन्वेस्टिगेट किया होगा, तब पता चला कि उन्होंने ये अपने फ्री विल मीन्स अपने खुद के मन से नहीं किया था, अपने खुद की इच्छा से नहीं किया था. शी वॉज कोरेस्ड इनटू डूइंग सो. कोरेस्ड मीन्स टू फोर्स समबडी. यस, उनको बहुत फोर्सफुली ये करवाया गया था. कमिटिंग सती, ग्लोरीफाइंग द प्रैक्टिस ऑफ सती वर ऑल इलीगल एक्ट्स. ग्लोरीफाइंग मीन्स एक तरह से आप कह सकते हो इसे लाउडली
बताना, यस लाउडली इसे बताना कि यस इसे करो, यस लाउड करना इसे कि यस इसे मीन्स ये बहुत ही राइट है, ये चीज़ राइट है, इसे ऐसा ही करना चाहिए, ये ट्रेडिशन है, ये प्रथा है, ये सारा चीज़ इलीगल है। द वुमेन एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट मतलब जर्नलिस्ट आप समझते हैं, यस जो आप देख सकते हो न्यूज़ रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं, दैट ऑल। एक्टिविस्ट जो सोशल मूवमेंट में, सोशल वर्किंग में ज़्यादा ये सक्रिय हों, यस जो वुमेन्स भाग लेती थी। सो जो एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट थी उस टाइम की, मीना मेनन, गीता सेशु, सुजाता अंदन, अनु जोसेफ एंड कल्पना शर्मा इन्वेस्टिगेटेड द केस। तो इन्होंने मिलकर इस केस को इन्वेस्टिगेट किया था। इन 1998 द गवर्नमेंट पास द सती प्रिवेंशन एक्ट विथ वेरी स्ट्रिगेंट प्रोविजन, स्ट्रिगेंट मीन्स वेरी स्ट्रिक्ट। तो 1998 में गवर्नमेंट ने सती प्रिवेंशन एक्ट ये लॉ पास किया गया, जिसके साथ साथ उसमें बहुत सारे बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के, बहुत से स्ट्रिक्ट उसके अंदर रूल्स को बनाया गया। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, आप यहाँ पर आप ह्यूमन राइट एक्ट का प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ोगे। इन 1993 दिस लॉ वाज इनैक्टेड टू प्रिवेंट इनजस्टिस टू मेन एंड वुमेन। सो 1993 ये जितने भी डेट्स हैं या ईयर्स हैं ना, आप उसको प्लीज़ अच्छे से याद रखो, क्योंकि आपकी ये कॉन्सेप्ट मैप आते हैं, टाइमलाइन होता है, देन आपका रॉन्ग पेयर, यस चूज़ अ करेक्ट अल्टरनेटिव्स में आ सकता है, या पे कोई जो गिव रीजंस है, आंसर इन डिटेल्स होते हैं, आपके शॉर्ट नोट्स वगैरह अगर होते हैं, सो उसमें ये आ सकता है, यस आपको याद रहना चाहिए। इन 1993 में एक लॉ लाया गया ह्यूमन राइट एक्ट करके। इसके अंदर क्या था, जो भी इनजस्टिस मीन्स जो भी भेदभाव, यस ऐसा नहीं है कि वुमेन्स के साथ ही है, मेंस के साथ भी होते थे, उसके खिलाफ लाया गया। द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वॉज ऑल्सो फॉर्म्ड फॉर दिस पर्पज़। तो अभी आप सुनते होंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, अगर किसी के साथ भी देश में कुछ गलत हो रहा है, यस अगर उसके धर्म को लेकर या उसके जाति को लेकर किसी भी चीज़ के तहत अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है, सो इसके लिए हमारे कंट्री में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक कमिटी बनाई गई। ओके, इन सम स्टेट्स द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन वाज आल्सो फॉर्म ऑन द सेम लाइन, और कुछ राज्यों में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी बना हुआ है। दिस लॉ विच डील्स विद कलेक्टिव ओपिनियंस द सोशल कंडीशन ऑफ डाइवर्स वुमेन एंड सिक्योर वर्क प्लेसेस played effective role in mitigating means unpleasant injustice to women। so इस लॉ के तहत क्या हो गया, ये लॉ किस चीज़ों से डील करता है, जितने भी कलेक्टिव जितने भी अन्याय होती हैं, यस क्रूरल ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि कोई भी डाइवोर्स वुमेन है, यस डाइवोर्सी वुमेन है, उनका सोशल समाज में उनका कैसा कंडीशन है वुमेन, और उनका जहाँ पे वो काम कर रही हैं वो सिक्योर है कि नहीं, वो जगह सेफ़ है कि नहीं, ये सारा रोल बहुत ही अच्छा ये एक्ट प्ले करता है, जो कि इनजस्टिस जो वुमेन्स के साथ हो रही है उसको कम करने में। रिजर्वेशन फॉर वुमेन, योर नेक्स्ट टॉपिक। सो रिजर्वेशन का मतलब होता है प्रोटेक्ट रखना, यस संभाल कर रखना। सो द 73rd, 73 and 74th amendment to the constitution provide for reservation of 1/3 of the seats for women। so in ग्राम पंचायत समिति, जिला परिषद, म्यूनिसिपलिटी एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एज वेल एज फॉर द पोस्ट ऑफ सरपंच, चेयरमैन एंड मेयर। सो बेसिकली आपने सुना होगा कि रिज़र्व करके रखा जाता है, बहुत जगहों पर सुना होगा आपने, कॉलेजेस में या पढ़ाई करते हैं आप तभी सुना होगा कि ST SC कास्ट वाले जो लोग होते हैं उनके लिए पहले से सीट रिज़र्व करके रख दी जाती है, सुरक्षित रखी जाती है, यस उन सीटों पर उनका ही हक होता है। वैसे ही वुमेन्स के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये रूल बनाया गया है कि ग्राम पंचायत चुनाव आप सुनते होंगे, पंचायत समिति, ज़िला परिषद, म्यूनिसिपलिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, यहाँ तक कि सरपंच के पोस्ट के लिए, चेयरमैन और मेयर के पोस्ट के लिए, उनके लिए 1/3 सीट, यस 1/3 सीट आपको रिजर्व रखना है। महाराष्ट्र एंड 15 अदर स्टेट्स हैव रिजर्व्ड 50% सीट्स फॉर वुमेन। सो जो महाराष्ट्र और भी जो 15 राज्य हैं उन्होंने 50% सीट को रिजर्व रखा है वुमेन्स के लिए।
दिस प्रोविज़न प्रोवाइड्स वुमेन द अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस इन द बिजनेस ऑफ द कम्युनिटी। सो इसके तहत क्या होता है, वुमेन्स क्या कर सकती हैं, उनको मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो भी जो हमारा समाज है उसमें जो बिजनेस है, यस, जो भी चीज़ें हैं उसमें वो पार्ट ले सके। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वुमेन। सो इंडिपेंडेंस के बाद हमारे संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया प्रिंसिपल कि मेन एंड वुमेन्स बोथ आर इक्वल, हैंस वुमेन गॉट द इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल राइट टू वोट। तो इसके बाद औरतों को पॉलिटिकल राइट दिया गया, उनको वोट करने की, उनको वो आज़ादी मिली। वुमेन गॉट इक्वल राइट्स टू एजुकेशन एंड वर्क ऑन पार विथ मैन। सो उनको एजुकेशन के लिए राइट मिला, उन्हें एजुकेशन के लिए राइट्स दी गई, उनको मेन के साथ काम करने के लिए, यस, जैसे मेन जो काम करते हैं वो काम करने के लिए राइट दिया गया। इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस लाइक सती, ड्राउरी एंड पॉलीगेमी वर बैंड बाय लॉ। और इन ह्यूमन, जो इंसानियत के खिलाफ जो चीज़ें होती थी, जैसे सती हो गया, ड्राउरी हो गया, पॉलीगेमी हो गया, पॉलीगेमी मैंने आपको बताया था, ये सब लॉ के तहत बैन किया गया। वुमेन्स राइट टू सू फॉर डाइवोर्स वॉज रिकोगनाइज्ड, मैंने अब ये सारे पहले वाले हैं। वुमेन्स को राइट दिया गया, हक दिया गया कि वो डाइवोर्स ले सके। दे गॉट अ लॉफुल शेयर इन प्रॉपर्टी, यस, उनको लॉ के तहत प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी दी गई। इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज सीट्स वर रिजर्व्ड, उनके लिए सीट्स को रिजर्व रखा गया, सो दैट दे वुड हैव देयर जस्ट शेयर ऑफ पॉलिटिकल पावर। तो सो इसके तहत उनके जब सीट्स रिजर्व की गई तो इसके तहत उनको पॉलिटिकल पावर भी मिला। वी सी टुडे दैट ड्यू टू दिस प्रोविजंस वुमेन हैव बिगिन टू गेट एजुकेशन एंड टू अर्न। सो अभी के टाइम में आप देख सकते हो जो भी औरतें हैं उनको एजुकेशन मिलना शुरू हो गया है, वो अब पैसे कमाती है। ऑल्सो ड्यू टू आइडियाज़ ऑफ वुमेन्स लिबरेशन मीन्स इंडिपेंडेंस, उनकी आज़ादी, वुमेन आर डेवलपिंग अ सेंस ऑफ सेल्फ। तो अभी आप देख सकते हो जब वुमेन्स को आज़ादी दी गई तो उन्होंने क्या किया, अपने खुद पर, यस, आत्मनिर्भर बनी, वो खुद अपने ऊपर वो कैपेबल हैं। दे हैव बिगन टू पार्टिसिपेट enthusiastically means excitedly and with determination in all fields of education, earning money, administration, politics। so आप देख सकते हो हर फील्ड में, ये सारी फील्ड नहीं, हर फील्ड में आज वुमेन्स आगे हैं। एजुकेशन हो गया, पैसे कमाना, एडमिनिस्ट्रेशन में, यस, पॉलिटिकल पावर्स में भी आप देख सकते हो बहुत सारी हमारी लीडर्स हैं या रही हैं, यस। सो बेसिकली वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए सारे लॉ ने बहुत हेल्प किया। सो हेयर इज़ वन थिंग फॉर यू दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ डू यू नो, इसके रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव्स वगैरह पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। सो वी आर गोइंग टू सी दैट अ डेमोन्स्ट्रेशन वॉज हेल्ड इन न्यूयॉर्क ऑन 18 मार्च 1857। सो डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब प्रदर्शन होता है। न्यूयॉर्क में 8 मार्च 1857 को एक प्रदर्शन हुआ। इट वॉज द फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन बाय वर्किंग वुमेन एंड इट्स डिमांड्स वर फॉर fewer working hours, proper remuneration, provisions for crashes etc। सो ये पहला ऐसा प्रदर्शन था जो किसने किया था, वर्किंग वुमेन ने, मीन्स जो औरतें जो काम वगैरह करती हैं उन्होंने किया था। और उनकी डिमांड क्या थी कि उनको काम करने के घंटे कम किए जाए, यस, क्योंकि उनके अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि घर पे उनके अगर चिल्ड्रन हैं उनको संभालना होता है, घर के काम करने होते हैं, यस। सो इसलिए उनको वर्किंग आवर कम की जाए, उनको प्रॉपर पेमेंट मिले, और प्रोविज़न फॉर क्रैशेस, क्रैश आप समझते होंगे ना, क्रैश वगैरह होता है जहाँ पर बेबीज़ को रखते हैं। सो उन वुमेन की क्या डिमांड थी कि जो भी लेबर जैसा काम करती हैं, आपने देखा होगा मज़दूर जो होती हैं वुमेन्स, यस, अगर जा भी रही हैं उनको ज़्यादा घंटे 10-12 घंटे तक काम करना पड़ता है फैक्ट्रीज़ वगैरह में, तो उन्होंने क्या डिमांड किया था कि हमें एक ऐसा रूम दिया जाए, एक सूटेबल रूम, कि अगर उन वुमेन के बच्चे 6 साल से कम हैं तो वो उस रूम में उनको रख सके, उनकी देखभाल कर सके, यस, वो पूरे दिन भर उनके साथ रहे। ओके, दैट इज़ on 8 March 1909 women went on strike for the very same demands। so 8 मार्च 1909 में क्या हुआ, जो औरतें थे उन्होंने स्ट्राइक किया, यस, प्रदर्शन किया, हड़ताल किया, सेम डिमांड लेके। दैट इज़ वाई दिस डे वॉज डिक्लेयर्ड एज द वुमेन्स स्ट्रगल डे एट द वुमेन्स सोशलिस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन डेनमार्क। तो डेनमार्क में कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस दिन को किस डे की तौर पर मनाया जाता है, वुमेन्स स्ट्रगल डे।
Okay, the year 1975 was observed at the International Women's Year, and in 1977, 8 March was declared as International Women's Day by a resolution passed in the General Assembly of the United Nations. So आप जानते हो 1975 को इंटरनेशनल वुमेंस ईयर बनाया जाता है, और 1977 में क्या हुआ, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे बना दिया गया. ओके, और इसके लिए एक रिजोल्यूशन पास की गई. कहाँ पर? यूएन में, यूनाइटेड नेशन में पास की गई, जिसके तहत 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे बनाया जाता है. ओके, सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज शेड्यूल्ड कास्ट. ओके, शेड्यूल मतलब लोएस्ट होता है. यस, लोएस्ट कास्ट जो होती है, आपने सुना होगा SC ST कास्ट जो होती है उनके लिए है. यहाँ पर आप उनके बारे में समझोगे. In the post-independence period, our constitution adopted the values of freedom, equality, fraternity and social justice. So, जब हमारे देश को आज़ादी मिल गई, उस समय क्या हुआ, हमारे संविधान ने आज़ादी, इक्वालिटी का मतलब आप समझते हो, एकता होनी चाहिए, एक बराबर, फर्टिनिटी ब्रदरहुड मीन्स कि भाईचारा रखना, ओके, एंड सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय, ये सारे चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने मीन्स उन्होंने अडॉप्ट किया. इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ों को रखा गया, जिसके तहत देश कैसे चलेगा. ओके, इन अकॉर्डेंस विद दिस द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज बैंड बाय लॉ. अनटचेबिलिटी मतलब होता है ना, जैसे कि बहुत सारे गांव वगैरह में क्या होता था कि जो बहुत ही नीचे कास्ट के लोग होते हैं, ये शहर में तो आप कम देखोगे, जो बहुत ही नीचे जाति के जो लोग होते हैं, कास्ट के जो लोग होते हैं, उनको टच करने नहीं, उनको ऐसे दुत्कारा जाता था. यस, उनको शुभ बोल मानते थे. ये मतलब वो यहाँ पर उन कहीं भी वो जैसे जहाँ पे बड़े लोग हाई क्लास के, हाई स्टैंडर्ड के, हाई कास्ट के जो लोग जा रहे हैं, उनके साथ वो वहाँ नहीं रह सकते हैं, उनके साथ वो नहीं जा सकते, उनके साथ खा नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते. तो ये चीज़ को भी लॉ ने बैन किया. ओके, अनटचेबिलिटी वॉज रिमूव बाय द 17th पैराग्राफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस क्लास वॉज इंक्लूडेड इन द शेड्यूल कास्ट. सो इसको किसके तहत, कौन से लॉ के तहत निकाला गया? 17th पैराग्राफ जो है हमारे संविधान में, उसके तहत. और इस क्लास को किस में डाल दिया गया? शेड्यूल कास्ट के अंडर इसे डाल दिया गया, जिसके तहत इनको बहुत सारे सुविधाएं दी गई. इन व्यू ऑफ द एजुकेशनल एंड सोशल बैकवर्डनेस ऑफ दिस कास्ट, they were given reservation in education as well as jobs to facilitate their development. facilitate का मतलब होता है to make something clear. किसी भी चीज़ को clear means किसी भी चीज़ को आप एक तरह से समझ सकते हो, clearly उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको डेवलपमेंट देने के लिए. तो कभी भी बात किसके पे आके हो जाती है? एजुकेशन पे आकर. यस, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और उनको जो समाज में जो उनको दुत्कारा जाता था, इसके लिए उनको अलग से एजुकेशन में भी आप देखते होगे, अगर आपने कभी फॉर्म वगैरह भरा होगा तो उसमें कॉलम होता है ST SC कास्ट का. यस, तो अगर वो होते हैं तो उनको थोड़ा उन्हें रिजर्व करके उन्हें कुछ सीट रहती है, वो उनको दी जाती है, जिसके तहत उन्हें और ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है. उनको जॉब वगैरह में भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है. नेक्स्ट इज शेड्यूल्ड ट्राइब्स. जस्ट लाइक द शेड्यूल्ड कास्ट, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स और Adivasis who live in remote part of the country also face several difficulties. So अभी हमने बात कर लिया शेड्यूल कास्ट की. इसी तरह के शेड्यूल ट्राइब्स भी, या फिर आप आदिवासी लोग भी बोल सकते हो. आदिवासीज आपने देखे होंगे ना, जो आपने सुना भी होगा, जो जंगल वगैरह में रहते हैं. यस, उन्होंने ज़्यादातर मीन्स बहुत गरीब होते हैं वो लोग, और सिर्फ उन्होंने जंगल वगैरह की चीज़ें के बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज रहता है. यस, वहीं पर रहते हैं, उनका खेती करना, फार्मिंग करना, थोड़े बहुत छोटी छोटी चीज़ें, वो लकड़ी काट कर बेचना, यही सब उनके काम होते हैं. सो आपने सुना होगा कि कंट्री के ज़्यादातर रिमोट पार्ट्स मीन्स गांव में, जो गांव तरफ चले जाओगे, जंगल तरफ, वहाँ पे वो रहते हैं, तो इनको बहुत सारी डिफ़िकल्टी झेलनी पड़ती है. एज दे हैव लिव्ड फार अवे फ्रॉम द प्रोग्रेस मेड इन मॉडर्न टाइम्स, दे आर इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड. सो क्या होता है कि वो एक तो इतना दूर रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं. पहाड़ मतलब आप समझ सकते हो जंगल. यस, जंगल्स में, जंगल वगैरह में रहते हैं. तो जितने भी प्रोग्रेस कर चुका है, जैसे अभी आज का ज़माना कितना प्रोग्रेस कर चुका है, तो उनको ये सब चीज़ें बोले ना बिल्कुल दूर रहते हैं. उनको पैसे की तो तकलीफ़ होती है, साथ साथ समाज में, ये सोसाइटी में रहने के लिए भी उनको नहीं होता है, क्योंकि वो जानते ही नहीं है ये सारी चीज़ें.
Even though their condition have seen some improvement in recent times, they do not have any means of livelihood other than agriculture and forest produce. So ये जो conditions, yes, जो भी अब कुछ कुछ तो उन अभी भी, जैसे अभी का टाइम तो बहुत चेंज हो चुका है, अभी तो बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए हैं, लेकिन फिर भी उनका जो लाइवलीहुड मतलब उनका जो जीने का जरिया है, यस, लाइफ जीने का जो उनका ज़रिया है वो अभी भी क्या है, एग्रीकल्चर करना, खेती करना, या फॉरेस्ट में जो चीज़ें पैदा होती, मैंने आपको बताया जैसे कि फ्रूट्स वगैरह बेचना, वहाँ के लकड़ी वगैरह काट के बेचना. सो मॉडर्न फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स हैव नॉट येट रीच देम. तो जो मॉडर्न चीज़ें, जैसे आज के फार्मर्स भी तो, यस, फार्मर्स तक भी बहुत सारे मॉडर्न चीज़ें, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि खेती वगैरह में बहुत काम आती है. सो जो भी मशीन्स वगैरह होते हैं ये सब उन तक अभी भी नहीं पहुंची है. हेंस देयर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इज़ वेरी स्मॉल. सो जो वो कमा के जो खाते हैं, ये जो अपने वो काम करते कमा के खाते हैं, वो भी बहुत कम पड़ता है उनके लिए. बिसाइड्स देयर फील्ड्स आर ऑन हिल साइड्स एंड नॉट फर्टाइल. और यहाँ तक कि उनके जो खेत होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, पहाड़ की तरफ, ये जहाँ जंगल वगैरह में होते हैं, तो वो ज़्यादा उपजाऊ भी नहीं होते हैं. दे आर माल नरिश्ड ड्यू टू इनसफिशिएंट एंड पुअर क्वालिटी ऑफ डाइट. माल नरिश्ड मतलब ना स्किनी, या फिर आप बोल सकते हो कुपोषित बच्चे आपने देखे होंगे ना, यस, सुना भी होगा. तो उनका ऐसा क्यों रहता है, क्यों वो कुपोषित रहते हैं, क्योंकि उनको ना अच्छा खाना मिलता है, ना प्रॉपर वो लोग खाना खाते हैं, प्रॉपर उनका डाइट नहीं रहता है. आदिवासीज इन रिमोट एरियाज फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट मेडिकल अटेंशन इन टाइम. यस, मेडिकल अटेंशन तो बहुत ज़रूरी है, वो भी उनको टाइम से नहीं मिलती है. For all this reason there is a need to give special protection to आदिवासीज. So आदिवासीज को special protection देने के लिए, उनको safety देने के लिए, in the Indian Constitution आदिवासीज have been enumerated, means counted as scheduled tribes. So उनको किस में रखा गया है, हमारे संविधान ने scheduled tribes में. They are getting given रिप्रेजेंटेशन इन लॉ बोर्ड्स, एजुकेशन, गवर्नमेंट सर्विस. तो सेम जैसे कि एससी कास्ट वाले होते हैं, एसटी कास्ट वालों को भी बहुत सारे लॉ बोर्ड्स के तहत एजुकेशन में, गवर्नमेंट सर्विस में भी छूट दी जाती है. ओके, सो नेक्स्ट आप पढ़ोगे नोमेडिक एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स. ट्राइब्स मतलब आप समझ सकते हो, ग्रुप ऑफ पीपल से आप समझ सकते हो. यस, एक ऐसा कम्युनिटी, ओके, एक ऐसा कम्युनिटी, एक सोसाइटी जहाँ पे इस एक कास्ट नहीं बोल सकते हो आप, एक कम्युनिटी के लोग रहते हो. सो यहाँ पर नोमेटिक आप समझोगे. कास्ट एंड ट्राइब्स दैट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस फॉर अ लाइवलीहुड आर इंक्लूडेड अंडर नोमेडिक ट्राइब्स. तो नोमेडिक ट्राइब्स अगर आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम्स में, तो आप क्या कह सकते हो कि ऐसे कास्ट, ऐसे जाति के लोग जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते होंगे काम के लिए. ओके, लाइवलीहुड मीन्स कमाने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, उनको नोमेडिक ट्राइब्स में शामिल किया गया है. दे लिव बाय रियरिंग एनिमल्स एंड इंगेजिंग इन सम अदर ऑक्यूपेशन. सो वो क्या करते हैं, वो एनिमल्स वगैरह को पालते पोसते हैं, और क्या करते हैं, अलग अलग ऑक्यूपेशन रहता है उनका, काम अलग अलग रहता है, बहुत सारे अलग अलग कामों में वो इंगेज रहते हैं. द ब्रिटिश हैड डिक्लेयर्ड सम ऑफ देम एज क्रिमिनल ट्राइब्स. तो जब ब्रिटिश थे, जब अंग्रेज थे, तब उन्होंने क्या किया था, इनमें से कुछ ट्राइब्स को क्रिमिनल ट्राइब्स, मीन्स ये बहुत ही क्रिमिनल आप समझ सकते हो. यस, ये बहुत ही तो अंग्रेज़ों ने इनको गुनहगार के तौर पर डिक्लेयर कर दिया था, यस, घोषित कर दिया था. In the law of 1871 to curb crimes, curb means control crimes, some of the main groups were mentioned as criminal tribes and their occupation and movements were banned. So एक 1971 में उन्होंने कुछ लॉ लाए होंगे ब्रिटिश लोग ने, जिसके तहत क्या था, वो क्राइम्स कंट्रोल करने के लिए उन्होंने लाया था, और कुछ जो मेन ग्रुप्स थे, यस, उनको क्या किया था, क्रिमिनल ट्राइब्स के तौर पे, मीन्स उनको गुनहगार बताकर ठहरा दिया था, और उनके जितने भी वो काम करते थे, जो यहाँ वहाँ जाते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, वो बैन कर दिया था. दिस अनजस्ट लॉ वॉज रिप्लीड इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड. रिप्लीडेड मीन्स टू मेक लॉ नो लॉन्गर वैलिड और कंट्रोल, मीन्स कोई भी टू मेक लॉ नो लॉन्गर वैलिड. सो रिप्लीडेड मतलब होता है किसी भी लॉ को ख़त्म कर देना. तो ये बहुत ही इनजस्टिस होती थी, बहुत अन्याय हो रहा था इनके साथ. सो इस लॉ को हटा दिया गया जब इंडिपेंडेंस इंडिया को मिली. एंड द क्रब्स मीन्स कंट्रोल ऑन दिस ट्राइब्स वर लिफ्टेड. और जो भी इनके ऊपर कंट्रोल, जो भी इनके ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी, इसको हटा दिया गया. दे वर इंक्लूडेड अंडर डी नोटिफाइड ट्राइब्स. और इनको किसके अंडर रख दिया गया, डी नोटिफाइड ट्राइब्स. स्पेशल एफर्ट्स वर मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारे अपने प्रयास किए इनको सोशली
और इकोनॉमिकली मजबूत करने के लिए। सोशली मीन्स सामाजिक, और इकोनॉमिक मीन्स पैसों से इनको मजबूत करने के लिए। दिस ट्राइब्स हैव बीन गिवन रिप्रेजेंटेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड द गवर्नमेंट सेक्टर। तो सेम इनको भी बहुत सारे रिजर्वेशन, बहुत सारे इनके लिए ऐसे प्लेसेस, सीट्स वगैरह रखी जाती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी। ओके, so this is the your last topic, okay, that is minorities. In any society, a group of people of a particular religion, language or race who are few in number are termed as minority. minority आप समझते होगे, कोई भी समाज में एक ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप रहता हो किसी भी धर्म का, किसी भी लैंग्वेज का, जो बहुत ही कम हो, उनको माइनॉरिटी बोलते हैं। एज दे आर वेरियस रिलीजन्स, sects and languages in our country, we see great culture diversity. So हमारे आप अपने कंट्री में ही देख सकते हो, हमारे कंट्री में इतने सारे धर्म के लोग रहते हैं, इतनी अलग अलग भाषाएं बोली जाती है कि यहाँ पर आपको कल्चर में बहुत सारी डिफरेंसेस दिखती होंगी। दिस इज़ वेरिएशन इन कल्चर ट्रेडिशन टू। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि कल्चर में जो भी ट्रेडिशंस होते हैं, जैसे कि अगर एक ही कल्चर के होंगे लेकिन बहुत सारे उसमें अलग अलग उनके जो ट्रेडिशंस होते हैं वो अलग होते हैं। In order to preserve their culture tradition and develop their own language, the Constitution gives the citizens certain educational and cultural right. So कि जैसे कि कोई भी ग्रुप है, कोई भी एक कम्युनिटी के लोग हैं जो उनको उनके लैंग्वेज को संभाल के रखने के लिए, उनके ट्रेडिशन को संभाल के रखने के लिए संविधान क्या करती है, सबको, ह्यूमंस को, उसके सिटीजन को क्या करती है, राइट देती है, हक देती है एजुकेशन का, साथ ही साथ कल्चर राइट्स का भी। Minorities have the right to protect and conserve their language, culture and tradition. So कोई भी माइनॉरिटी होंगे जो बहुत ही कम है संख्या में, उनको पूरा का पूरा हक होता है कि वो अपने लैंग्वेज को, अपने भाषा को, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट करके रखे और बचा कर रखे। फॉर दिस पर्पज दे हैव द राइट टू सेट अप सेपरेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो इसके लिए वो अपना सेपरेट, जहाँ पर उनके धर्म के, उनके कल्चर के बारे में सिखाया जाता हो, वैसे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स वेरियस स्कीम्स फॉर दिस प्रोग्रेसेस। तो इसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्कीम्स लेकर आती है, गवर्नमेंट भी इसके प्रोग्रेस के लिए। ओके, so in the next chapter we shall learn about the progress that India has made in the field of science and technology in the post independence period. So next chapter में आप साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में क्या क्या चेंजेस, क्या क्या प्रोग्रेस हुए, वो आप पढ़ोगे आफ्टर द इंडिपेंडेंस। एंड दिस वीडियो गाइज विल कम वेरी सून, so please stay with my channel and thank you for watching. Keep learning with me. Stay safe.